16 जुलाई दिन रविवार यंग इंडिया बिजनेस क्लब का शुभारंभ अवसर, और इस अवसर पर उपस्थित आप सभी मान्यवरों का YBC परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। भाई जी, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वे सबसे पहले गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ प्रसंग की शुरुआत करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। माँ को नमन करते हैं जिसने हमें आज का सुंदर दिन यह दिखाया है। शब्द गुरबानी अजान प्रार्थनाओं को प्रणाम, शब्द गुस्ताओं समितियों व्यवस्थाओं को प्रणाम, और प्रणाम उस धरती माँ को जिसने हमें आज का सुंदर सा यह दिन दिया है। और हम अपने प्रमुख अतिथियों से रूबरू हुए हैं, और मैं पुनः बताना चाहती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री हनुमंतराव जी गायकवाड़ और इसी तरह सम्माननीय श्री राधेश्याम जी चांडक सर, और हमारे दूसरे अतिथि इनका कुछ ही देर में यहाँ पर आगमन होगा। शुभ मंगल अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिमतों का YBC परिवार की ओर से हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। निष्ठा बिटिया ने जो बहुत ही सुंदर तरीके से कुमकुम तिलक किया था, यह हमारे संस्कार है, यह हमारा परिवेश है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, कुछ अपना एक विजन लेकर आज यहाँ पर शुरू करता हुआ एक नवीन सफ़र। हमारे सपनों को पूरा करने हमारा चंद्रयान चांद के सफ़र पर निकल पड़ा है। जी हाँ, हम उसी भारत में रहते हैं जिस भारत को यंगिस्तान कहा जाता है, जहाँ आवेश है, आवेग है, दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो, आँखों में हो छलकते ख्वाब, तो भला कोई रोक सकता है? जी नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ बुलंद हौसला लेकर चल रहे हैं आज के हमारे YBC के ये युवा जो इस मंच पर विराजित है। दीप प्रज्वलन हम कर चुके हैं। वेदों और ऋषि मुनियों की यह धरा जहाँ हमारी अपनी कुछ परंपराएं हैं स्वागत की, आज के हमारे अतिथियों का स्वागत हम करेंगे। लेकिन उसके पूर्व किंचित लाइनें मैं कहना चाहूँगी, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगी, हमारा जीवन कहानियों सरीखा होता है। हर कहानी के रंग, उदासी के रंग, निराशा के रंग, खुशी के रंग, उत्साह के रंग, फीके और गाढ़े रंग। हम चलते जाते हैं, हम चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, कभी कभी हम थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इन मुसीबतों का सामना करते हैं, इन दिक्कतों के आँखों में आँखें डालकर चलते जाते हैं। दुनिया के लिए ये लोग मिसाल बन जाते हैं। और ऐसे ही एक मिसाल जिनसे हम कुछ ही समय में रूबरू होंगे, सम्माननीय श्री हनुमंतराव जी गायकवाड़। हम चाहते हैं अकोलावासी जोरदार तालियों से, करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। आइए स्वागत की बेला हम चलते हैं। सम्माननीय श्री रमाकांत जी खेतान, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय गायकवाड़ जी का श्रीफल देकर स्वागत करें।
धीरे धीरे इस प्रोग्राम की एक कुछ पास भी रह जाएगा, बरसों बाद भी याद रह जाएगा, तो वो होगा इन खूबसूरत हंसी पलों का रोशन सा लम्हा कोई। जाति, लिंग, धर्म, कौन से वर्ग से है आप ये ताल्लुक़ नहीं रखते, बात मायने नहीं रखती, बस मायने रखती हैं तो अदम्य इच्छा शक्ति और विराट दृष्टि। ऐसी ही अदम्य इच्छा शक्ति और विराट दृष्टि जिसमें है जो अकोला का युवा है, श्री देवेंद्र जी अग्रवाल को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि वे प्रास्ताविकी करें, कब, कैसे, कहाँ इस क्लब की शुरुआत हुई। देवेंद्र। मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे पे टच बताया और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बीच हनुमंतराव जी गायकवाड़, हम एक ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर है जिनको मैं पहली बार 27 अगस्त 2016 को एक कार्यक्रम में मिला था और उस दिन से खुद का कमिटमेंट था कि सर को एक दिन अकोला लाएंगे। और फिर कुछ ऐसा कुछ लाना, तो फिर लाना कैसा, कब लाना, ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में। जैसे ये 1.5 महीने पहले हमारी संकल्पना शुरू हुई दिमाग के अंदर कि ये बनाना है यंग इंडिया, तो बोले इसका उद्घाटन तो सर ही करेंगे। सर आज आपको पहली बार बता रहा, अनिल अंबानी जी की डेट मिल गई थी सर, पर मुझे आपकी डेट चाहिए थी सर। आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी को मैंने जिस तरह समझा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि यंग इंडिया की शुरुआत ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसका जो मैंने सपना देखा और ये शुरुआत क्यों किया, क्या वो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, ये मॉल कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे उद्योगों को ख़त्म करते जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शॉप्स, छोटे छोटे शॉप्स जो है ना, शायद बंद ना हो जाए। इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। जिसके मालिक को हम पहचानते नहीं, कहाँ बैठा है, हम उसको ऑनलाइन में उसका प्रोडक्ट बुलाते हैं। हमारे गांव का आदमी जो चीज़ बेचता है, हम उससे वो प्रोडक्ट नहीं लेते। तो ये बातें जब जहन में घूमती थी मेरे कि मैं क्या कर सकता, ये हमने क्या करना, तो एक कल्पना आई। एक BNI करके क्लब है अमेरिका का, जो आज 77 कंट्री में काम कर रहा है, 3,15,000 उसके मेंबर है। तो उसकी स्टडी की पूरे मैंने, और उसकी स्टडी करके मैंने सोचा मैं मेरे यंग इंडिया को अमेरिका क्यों नहीं लेके जा सकता है। इंडिया के अंदर जितने भी क्लब आए आज तक सब अमेरिका से आते, मैं सोचता मैं मेरे क्लब को बाहर क्यों नहीं लेके जा सकता। वहाँ से कल्पना मिलती गई। 13 मई के दिन काम शुरू किया। 24 मई तक के ये जो हमारे 12 नवरत्न देख रहे मेरे साथ, ये अकोला के 12 नवरत्न है, सभी को मालूम है। मैं बहुत छोटा हूँ इनके सबके सामने। सभी ने एक ही फ़ोन पर मेरे विनंती को मान दिया और हमारे साथ, इनको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, सब लोग जुड़ गए। इस तरह से हमारी एक टीम तैयार हुई। अब मित्रों, ये YBC क्या है, YBC क्या करेंगे, YBC में क्या होने वाला है, ये बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं। मुझे कई लोगों के फ़ोन पे आते हैं कि भाई YBC में हो रहा क्या है क्या, क्योंकि क्या बड़े बड़े क्लब्स बड़ी बड़ी सिटी में, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा कल्चर मालूम है कि ये बिजनेस क्लब है। भाई रोटरी, लायंस, जेसीस, ये सब ने सुना है। ये क्लब का उद्देश्य हमारा इतना है कि इस क्लब के माध्यम से एक 100 लोग, 50 लोग, मिनिमम 50 लोग से इसकी शुरुआत करके पैन इंडिया पे हम एक संगठन तैयार करेंगे। उस संगठन के अंदर में हर एक प्लम्बर से लेके, एक बैनर लगाने वाले से लेके, जिसकी समाज को ज़रूरत है वो व्यक्ति उसमें मेंबर रहेगा और वो उसको बिजनेस मिलेगा। जो बड़े उद्योजक हैं उनको बिजनेस मिलेगा। तो ये इस तरह से काम करेंगे आपस में। हर व्यक्ति का एक लिमिटेशंस है कि उसने कितने लोगों को मार्केटिंग के लिए रखना, कितने लोगों को उसने सैलरी देना। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लब के माध्यम से आज एक तो सर्वप्रथम आप लोग, हमारा जो एक मानस था उसके लिए अगर ताली बजा देंगे तो बहुत मजा आएगा। 101 का हमने मानस लेके चला था सर, और 103 अब भी कंप्लीट हुए। मैं आप देख रहे थे, थोड़ा सा मैं फ़ोन पे कुछ कर रहा था तो लोगों के जिसके पैसे लिए सर उसको जोड़ना पड़ेगा, वो काम कर रहा था मैं मोबाइल पे। तो हमारे 103 हो गए अभी। हमने 101 का मानस लेके चले थे, तो बड़ा फक्र महसूस हो रहा है, हमने टारगेट अचीव किया। और आपको बताते हुए खुशी होती है सर कि हमारे यहाँ पे बैनर, जिसने होर्डिंग लगाया ना सर, यहाँ की होर्डिंग, वो भी हमारा मेंबर है। जिसने हमारे यहाँ की फ़ोटो खींची वो भी हमारा मेंबर है। क्योंकि हमको शुरुआत हमारे यहाँ से करनी थी, अकोला क्लब से करनी थी। अकोला क्लब सबके सामने एक उदाहरण है, बनने वाला है।
तो हमने हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति को जोड़ा है। बड़े से बड़े व्यक्ति हमारे मेंबर है और छोटे से छोटा हमारा व्यक्ति मेंबर है। अब ये क्लब इस तरह से काम करेगा कि हर 3 महीने के अंदर हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आते हैं हर एक की ज़िंदगी में, कितना बड़ा उद्योगपति रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, उसके अंदर जो ब्रेकडाउन आते हैं वो ब्रेकडाउन कवर करने के लिए इंडिया के हमने टॉप के 21 स्पीकर की एक टीम बना ली है आज। और वो टीम में से कोई ना कोई स्पीकर हर 3 महीने में आपके क्लब में आके आपके जो ब्रेकडाउन्स है उसके ऊपर बात करेंगे, वो अपना आपके साथ में साझा करेंगे, आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे। उसी प्रकार से कुछ लोग हैं, अभी जो यंग इंटरप्रेनर बहुत आ रहे हैं हमारे क्लब में, बहुत यंग लोग हैं, उनके माइंड में चलता रहता है कि मेरे को कुछ नया यूनिट लगाना है। सर हम अकोला जैसी जगह में रहते, सर यहाँ पर क्या है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसके माध्यम से क्या है कि उनको हम वो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उस तरह के स्पीकर हम यहाँ लाने वाले हैं। तीसरा मुद्दा सर टैक्स को लेके, बहुत सारे लोग सर हमारे यहाँ पे उद्योग को इसलिए भी नहीं बढ़ाते कि टैक्स को लेके उतने अवेयर नहीं है कि भाई कुछ काम करने को जो बड़ा पैसा सरकार को देना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं रहता है। अगर वो चीज़ को प्रॉपर वे में लिया जाए तो वो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है। ये हमारे मेन उद्देश्य थे। 14 ऐसा था कि जैसा भी आपको मैंने बताया, एक बैनर बांधने वाले से लेकर एक प्लम्बर को मेंबर बना रहे हैं। आज इनकी थोड़ी सी आर्थिक परेशानियाँ रहती है, तो इनको बिना गारंटी के, बिना इसके कैसा लोन उपलब्ध करा देना 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। तो इसलिए हमने हमारे साथ में बड़े बड़े बैंक के सभी लोगों को लिए है कि भाई ये लोग, इनको कुछ ना कुछ हमको मदद मिलने वाली क्लब को। तो इस तरह से हमारा काम करने का मानस है। ये एक छोटी सी अभी हमने अकोला में शुरुआत की है, और निश्चित रूप से मैं बताता हूँ यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इसने मिलते रहा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मैं एक दिन अमेरिका में ये क्लब खोलूँगा। दोस्तों बोलने को बहुत कुछ है, समय हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, और अभी एसपी साहब का मेरे को फ़ोन आया है, बच्चे की तबीयत थोड़ी ज़्यादा है पर आने वाले हैं, और मैडम भी पहुँचने वाली है। तो ये हमारा थोड़े से के अंदर YBC किस तरह से काम करने वाला है, क्या है, मात्र 7,900 रुपये हमने अभी शुल्क रखा है, जिसमें 12 महीने की जो मीटिंग्स है उसके डिनर का खर्चा आता है, इस पर GST का खर्चा आता है, और आज आपको एक सुंदर सी हम गिफ्ट देने वाला, वेलकम गिफ्ट देने वाले हैं। तो ये पैसा मोटो नहीं आज हमारा, निश्चित रूप से पौधे को अभी ट्री प्लांटेशन का काम चल रहा है, पौधे को बड़ा करना है। मेरे अकेले के सींचने से पौधा बड़ा नहीं होगा, पूरे अकोला के लोगों ने अगर साथ दिया ना तो ये काम जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से YBC काम करेगा। यहाँ पर मेरे शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ, और आगे के लिए मैं मैडम को इनवाइट करता हूँ। है तो एक खुशी हो रही है कि गायकवाड़ सर को हमने आज अपना चीफ पैट्रन डिक्लेयर किया है। यंग इंडिया बिजनेस क्लब के लिए हमारे चीफ पैट्रन वो भी है। और भाईजी, मेरे को ऐसा लगता है कि भाईजी, अगर स्वयं भाईजी से मेरी बात नहीं हुई थी, मैं चाहता हूँ भाईजी का जब संबोधन रहेगा तो भाईजी अकोला से बहुत प्यार करते, बुल्ढाना से ज़्यादा प्यार करते। तो भाईजी आज के कार्यक्रम में आपसे ये अपेक्षा रहेंगे कि आपने भी डिक्लेयर करना कि ये बच्चे को हमने संभालने के लिए मैं भी खड़ा हूँ उनके साथ में। ये आपके भाषण में डिक्लेयर करना भाईजी, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात नहीं की थी, है ना। पर गायक की YBC के वो चीफ पैट्रन बन गए आज। ठीक कहा है किसी ने, मंजिलें है तो रास्ते क्या, हौसला है तो फासले क्या। यहीं पर ये बात साबित हो गई है। एक गलती मुझसे हुई है, मंच पर हमारे सम्माननीय श्री गायकवाड़ जी की जीवन संगिनी वैशाली जी गायकवाड़ है। दीपाली जी से अनुरोध करती है कि उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। इसी तरह हमारे साथ इस हॉल में जो है सम्माननीय श्री रामेश्वर जी फुनकर, चेयरमैन अकोला अर्बन बैंक, श्री राजेंद्र जी सोनटक्के, CEO दी अकोला अर्बन बैंक, शांतनु जोशी वाइस चेयरमैन अकोला अर्बन बैंक, इन सभी का हम शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं। और इसी के साथ सम्माननीय श्री रमाकांत जी खेतान, वे अपने कुछ शब्द यहाँ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हमारे आज के इस समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय गायकवाड़ जी, राधेश्याम जी चांडक, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शून्य से शुरू करके आज एक विश्व का निर्माण किया है। आज जो बैठे हुए यहाँ हमारे यंग बिजनेसमैन है, इनका जीवन उनके लिए आदर्श है, पथ प्रदर्शक है कि जीवन में अगर हमको उन्नति करना हो
तो भाई जी का और गायकवाड़ साहब का जो जीवन है वो आज हमारे लिए प्रेरणादायी है। ऐसे व्यक्ति आज हमको यहाँ मिले हैं, ये मैं समझता हूँ हमारे इस क्लब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मेरे सभी साथी डायरेक्टर्स और यहाँ उपस्थित अकोला के सभी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और बिजनेस में रस लेने वाले सभी लोग, आज का ये एक ऐतिहासिक क्षण है अकोला के लिए। अकोला जो एक बिजनेस सेंटर रहा है हमेशा से विदर्भ में, महाराष्ट्र में, वहाँ से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो जो व्यापार उद्योग को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। हम लोग दूसरे माध्यमों का उपयोग करते हैं, पर क्या हम खुद अपना माध्यम क्रिएट नहीं कर सकते? इस बात को आधार मानकर हमारे कुछ यंग लोग, देवेंद्र जी और उनके साथी, हमारी जो टीम है आप देख रहे हैं 11 लोगों की, सबका ये विश्वास है कि हम इस क्लब के माध्यम से महाराष्ट्र के नहीं, राष्ट्र के भी लोगों को और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापार में हर्डल्स आते ही हैं, तो व्यापारिक क्लब का उद्घाटन में थोड़े बड़े हर्डल आना स्वाभाविक है। दोस्तों, मैं ये कह रहा था आपसे कि आज ये ऐतिहासिक क्षण यंग इंडिया बिजनेस क्लब, इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण है अगर आपने मार्क की हो। यंग इंडिया, आज हिंदुस्तान की वर्ल्ड में सबसे बड़ी ख्याति क्या है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है। इस यंग पॉपुलेशन का उपयोग हो, इस यंग पॉपुलेशन को डायरेक्शन मिले, इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ पूरे देश की तरक्की में हो, इस बात के लिए हम सब प्रयत्नशील रहते हैं। हमारा भी उद्देश्य है कि हमारे उभरते हुए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, यंग लोग जो आ रहे हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वे अपना बिजनेस बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक दूसरे से, जिसको हमने कहा है कनेक्ट, कोलैबोरेट, एक दूसरे का साथ दे सके, वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने के लिए आज हम यहाँ उपलब्ध हैं, खड़े हैं। दूसरा है बिजनेस। राधेश्याम जी और गायकवाड़ साहब से मैं कहना चाहूँगा कि करीब 20 साल पहले राधेश्याम जी, मैं बम्बई में जब एक्टिव था तो फार्म की एक मीटिंग यशवंतराव चौहान हॉल में हुई, सीएम और सारे नेता थे। मैंने उनके सामने ये कहा था कि महाराष्ट्र अगर अग्रणी है, आप कहते हैं महाराष्ट्र पूरे राष्ट्र में अग्रणी है, तो किस बात में अग्रणी है? क्या हम राजनीति में अग्रणी हैं, एग्रीकल्चर में अग्रणी हैं, सर्विस में अग्रणी हैं, एजुकेशन में अग्रणी हैं? हम अग्रणी हैं तो बिजनेस और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री और बिजनेस के माध्यम से महाराष्ट्र बढ़ा है, तो इसके ऊपर सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए। आज बिजनेस रीढ़ है इकोनॉमी की, और आज इस देश की इकोनॉमी इस तेज़ी से बढ़ रही है कि पूरी विश्व एक उम्मीद से देख रहा है इंडिया की ओर। ये मानते हैं लोग कि अगले 10-15 साल में हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी कि हम चाइना को भी क्रॉस करके हम वर्ल्ड में नंबर 2 इकोनॉमी हमारे देश की हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सैलाब का, इस प्रगति के सैलाब का कुछ हिस्सा हमको क्यों ना मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे यंग बिजनेसमैन क्या करें, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध किया है। आगे बढ़ना, कई बार हमारे कुछ लोग सोचते हैं कि हमने अकोला में जन्म लिया, हमने वाशिम में जन्म लिया, हमने आकोट में जन्म लिया और बम्बई, पूना में रहते तो शायद हम और प्रगति कर सकते। पर मित्रों, ऐसा आज नहीं है। आज के इस डिजिटल युग में, आज के इस कम्युनिकेशन के युग में आप कहीं भी रहकर किसी भी प्रकार से अपने व्यापार को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और वर्ल्ड के कहीं पर भी आप अपने व्यापार को एक्सपांड कर सकते हैं। और वो साधन, वो तकनीक, वो जानकारी, वो स्किल्स, इस बात की कोशिश होगी कि हमारा ये क्लब आपको प्रोवाइड करे। दोस्तों, व्यापार का स्वरूप बदलते रहता है। मैं जब व्यापार में यंग था, पिताजी के साथ आया, उस टाइम का व्यापार और आज का व्यापार में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हमको भी अपने आप को बदलना होगा। आज के डिजिटल युग में हमारे व्यापार का आधुनिकीकरण करना होगा, डिजिटल बनना होगा।
कॉम्पिटिटिव बनना होगा, नए नए मार्केट्स देखना होगा, रूरल एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा, जब जाकर हम अपने व्यापार को कर सकेंगे। आज व्यापार के लिए सबसे जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं वो है नेटवर्किंग। हमारे डॉक्टर केलकर हमेशा नेटवर्किंग पे बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं आपको जो कह रहा था कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस टीम का मानस है कि हम इस यंग इंडिया बिजनेस क्लब को एक्सपांड करें। डॉक्टर केलकर साहब के काफ़ी फॉलोअर्स वहाँ हैं, और ऑलरेडी इस बात की कोशिश है कि 2-3 क्लब्स हमारे अब्रॉड भी खुल जाएं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इससे जुड़ें, इसका प्रचार करें, जिससे कि आप अपने अपने व्यापार में आगे बढ़ सकें। आज जो व्यापार का स्वरूप है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्टैक्ट्स, लाइजनिंग, एक दूसरे का परिचय, इन्फॉर्मेशन। आपको रेडी हैंड इन्फॉर्मेशन, व्यापार में बदलाव हो रहे, गवर्नमेंट की नीतियों में बदलाव हो रहे, नियमों में बदलाव हो रहे, इन सब की रेडीमेड जानकारी, अप टू डेट जानकारी व्यापार एक व्यापारी को, उद्योजक को होना बहुत आवश्यक है। ये क्लब के माध्यम से प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे वक्ता, अच्छे से अच्छे तकनीक आपको उपलब्ध हो, आपको उसकी जानकारी दी जा सके, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बम्बई, पूना, अहमदाबाद में बैठे हुए लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सके, उनका साथ ले सके। व्यापार में बढ़ने के लिए दोस्तों साथ लेना आवश्यक है, साथ देना आवश्यक है। तो उसके बिना आज व्यापार में बहुत तरक्की करना बहुत मुश्किल होगा। मैं जब व्यापार में था तो मेरा लड़का जो अमेरिका में था वो बोलता था, आप हिंदुस्तान लीवर के माल बेचते हैं, आप अपना ब्रांड डेवलप करिए, आपके रिटेल के कॉन्टैक्ट है उसका आप एक्सप्लॉइट करिए। पर हम उस वक्त उतना नहीं समझ पाए जितना आज हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक गए। दोस्तों, व्यापार में जो बदलाव आ रहा है, समय जो बदल रहा है, नई नई जो टेक्निक्स है, व्यापार के नए नए जो तरीके हैं, उसको हमको अंगीकृत करना पड़ेगा। हमको अपना व्यापार बढ़ाना है, हमारा दायरा बढ़ाना है, हमको कॉम्पिटिटिव होना है, कॉस्ट कम करना है। तो हमको निश्चित रूप से आज इस प्रकार के माध्यमों से जुड़कर जो नई नई जो बातें आती है, नई टेक्निक्स आते हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं। आज आप देखते हैं टैक्सेशन रूल्स में रोज़ बदलाव होते हैं, जीएसटी के रूल्स में रोज़ बदलाव होते हैं, इनकम टैक्स में बदलाव होते हैं। इन सब का अप टू डेट नॉलेज एक बिजनेसमैन को होना बहुत आवश्यक है। इस क्लब का ये प्रयास रहेगा कि हम जगह जगह आपको उनके एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये जानकारी उपलब्ध हो। यंग इंडिया बिजनेस क्लब हर गांव में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गांव में एक एक उसका चैप्टर खुले। आज जैसा देवेंद्र बाबू जिन्होंने ये बहुत मेहनत की है और 103 लोग यहाँ पर जोड़े इन्होंने पिछले 15 दिन में, और इसी प्रकार से नागपुर के कुछ लोग आए, हलगांव के बियाणी जी और कुछ लोग आए हैं, और नागपुर, बियाणी जी खड़े हो जाएं कृपया। उनका चैप्टर जलगांव में खुल रहा है, नागपुर में खुल रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सैलाब है बढ़ते जाएगा, ये हमारा दायरा बढ़ते जाएगा। आपको इन सब का एक दूसरे को सहयोग और साथ लेकर आप आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारा नारा है कि एक दूसरे का बन आधार करे, विस्तार करे सबका व्यापार। तो दोस्तों, यंग इंडिया बिजनेस क्लब ये सब लेकर आपके सम्मुख उपस्थित है। हमारे सारे डायरेक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सब आपने देखा होगा, जैसे रुहटिया जी है, आज विट्ठल ब्रांड उन्होंने यहाँ डेवलप किया। भरतिया जी ने सीड्स में जो तरक्की की, बम्बई, पूना के लोगों से कॉम्पीट करते हैं। मैं इसलिए चाहूँगा कि हम अकोला में भी कहीं पीछे नहीं हैं, हम और भी डेवलप अपने आप को कर सकते हैं। सिर्फ जुड़िए और आज की आधुनिक तकनीक का लोगों के साथ में कोलैबोरेट करके, कनेक्ट करके, एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो आज इकोनॉमी का एक्सपांड हो रहा है दोस्तों, एक तो बिलीव करें हम इकोनॉमी में कि हमारे देश नंबर 1 बनने जा रहा है वर्ल्ड में, और हमको उसका एक अंग बनना है, हमको भी उसका भाग बनना है, उसमें अपना योगदान देना है, और निश्चित उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, परिवार को भी मिलेगा, हमारे पे आश्रित लोगों को मिलेगा, नीचे से नीचे तबके तक वो परकोलेट होगा, और निश्चित समाज का विकास होगा। तो दोस्तों, मैं आह्वान करता हूँ, आगाज़ करता हूँ, आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि यंग इंडिया बिजनेस क्लब, ये हमारे गायरा साथी जो इतने मेहनत कर रहे हैं दिन रात, आप जुड़ें
और आप अपने अपने एरिया में इसको बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और इसका वास्तविक लाभ लें। और अकोला से ये क्लब शुरू हुआ है, आज तक सब फॉरेन क्लबों से हम जुड़े रहे और इस बात का अभिमान होगा किसी दिन अकोला को कि यंग इंडिया बिजनेस क्लब, इसकी शुरुआत अकोला से हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार। एक दूसरे का आधार बढ़ाएंगे हम सबका व्यापार, इस तरह का घोष वाक्य लेकर चलता हुआ वाईबीसी परिवार और इस वाईबीसी परिवार के सम्मानीय डायरेक्टर रूप में खेतान जी, हम आपके शब्दों के लिए शुक्रगुजार हैं। इस वाईबीसी परिवार के बहुत सारे सदस्य बने, उनमें सबसे पहले जो सदस्य बने हैं उन 4 व्यक्तियों का नाम मैं यहाँ ले रही हूँ। वे कृपया मंच पर आए। सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे उन सदस्यों को पिन प्रदान करें। योगेश जी चिमोटे, अमित जी कोलटकर, कुंदन जी बोरकुटे और संजय जी गुप्ता, आप चारों भी इस मंच पर आए कि वाईबीसी परिवार के प्रथम रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्य जिन्हें सम्मानीय अतिथियों द्वारा पिन प्रदान की जा रही है। बड़े गौरव की बात है, गौरव का पल है। और ये तो बने हैं वाईबीसी परिवार के सदस्य, आप सभी भी बनिए, जो रह गए हैं वो ज़रूर बनिए। एक संगठन होता है, बड़ी हसरत पालना बड़े होने की पहली निशानी होती है। जिन लोगों में ये जुनून होता है, समय की धूप कभी उनके नक्श खाक नहीं कर सकती। अतीत के दामन में लिखी होती है उनकी अनेकों अनेकों इबारतें, उस कल की इबारत जो उसका आज बनती है। और इसी तरह आज के दिन इस शुभ अवसर पर इस वाईबीसी परिवार का, वाईबीसी संगठन का, क्लब का शुभ उद्घाटन अवसर है। शुभारंभ करने में वाईबीसी के प्रमुख डायरेक्टर्स जो आधार स्तंभ है, जो इस मंच पर विराजित है, हम चाहते हैं कि हम उनका अल्प परिचय भी आप तक पहुंचाएं। हमारे आज के प्रमुख अतिथियों के साथ जो इस मंच पर आसीत है, इस वाईबीसी के प्रमुख आधार स्तंभ, सबसे पहले सामान्य श्री रमाकांत जी खेतान, इनके शब्दों को हम सभी ने सुना है। सामाजिक कार्यों में 45 वर्षों का अनुभव समेटे आप वाईबीसी के डायरेक्टर हैं, वाईबीसी अकोला चैप्टर के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के आदरणीय खेतान जी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हस्ते जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त खेतान जी विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री देवेंद्र जी अग्रवाल, 33 वर्षों के विराट अनुभव के धनी श्री देवेंद्र जी वाईबीसी क्लब के डायरेक्टर पद पर है। बेटी बचाओ अभियान पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। इनकी चाहत है कि वाईबीसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। डॉक्टर दीपक जी केरकर, शहर के जाने माने केरकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर, 40 वर्षों का आपका अनुभव है। मनोचिकित्सक होने के नाते ये सबको खुश और बहुत खुश देखना चाहते हैं। डॉक्टर अभय जी काशीनाथ पाटिल, 20 वर्षों के सुदृढ़ अनुभवी डॉक्टर, 20 वर्षों का अनुभव, 20 वर्षों की उम्र नहीं है, सॉरी, सुदृढ़ अनुभवी डॉक्टर अभय जी केवल डॉक्टर न होकर विविध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री निकेश जी गुलाब चंद जी गुप्ता, गुप्ता इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग आपकी पहचान, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकोला के आप अध्यक्ष हैं। वाईबीसी को विस्तार करना आपका प्रमुख ध्येय है। श्री हरेश जी धीरज लाल लखानी, दी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आप सचिव पद पर है। डीडीसी मेंबर ऑफ आर्ट लिविंग अकोला के आप सदस्य हैं। श्री सम्मानीय ब्रिज मोहन जी कचरूलाल जी चितलांगे, अकोला भूषण अकोला गौरव पुरस्कार से नवाजे जाने वाले आप ऑपरेशन प्रेसिडेंट गुजरात अंबुजा लिमिटेड के आप महाराष्ट्र के पद पर हैं। सम्मानीय श्री विवेक जी मंत्री, सबका वेलकम कहते रहते हैं, वो हमेशा ही होटल वेलकम शहर की सुप्रसिद्ध उनके आप ओनर हैं। व्यापार का अनुभव लिए विविध क्षेत्रों में विविध पदों पर कार्य कर रहे हैं। श्री सिद्धार्थ जी रुहाटिया, आप विठल ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से आपको नवाजा गया है। वाईबीसी के साथ साथ आप विविध पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वाईबीसी का विस्तार आपका प्रमुख ध्येय है। श्री विदुर शर्मा,
जितनी भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं देख रहे हैं, इनका हाथ है। 10 सालों का आईटी इंडस्ट्री में इनका अनुभव है। नारी सुरक्षा ऐप रक्षा इस के बनाने पर माननीय गडकरी जी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। व्यापार व्यवसाय में टेक्नोलॉजी द्वारा नई नीतियों को लाकर विस्तार करना इनका ध्येय है। सीए तृप्ति जी भाटिया, सीए का होना तो ज़रूरी है, आखिर सबका लेखा जोखा आपको ही संभालना है। और सबसे अंत में जिनका नाम ले रही हूँ, दीपाली प्रसन्ना देशपांडे, बालाजी कैटरिंग की संचालिका, अपने हुनर को 12 वर्षों से अकोला और बाहर के क्षेत्रों में आजमा रही है। करीबन 8 अवार्ड से आपको नवाजा गया है। राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार की आप धनी है और बहुत ही लज्जतदार स्वादिष्ट खाना भी वो खिलाती है। तो ये थे हमारे प्रमुख डायरेक्टर्स लोग जो इस मंच पर आसीत हैं। ये प्रमुख आधार स्तंभ है। हम चाहते हैं कि एक बार करतल ध्वनियों से हम इन्हें सम्मानित करें। वाईबीसी परिवार की ओर से एक जिसे प्रतिज्ञा कहेंगे या कुछ नियम है जो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा गया है, और सभी जो सदस्य बने हैं वे कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। जो भी सदस्य बने हैं वो आए हो तो खड़े रहें। जितने भी वाईबीसी के सदस्य बने हैं, एक तरह से ये वचन है जिसका मैं वाचन कर रही हूँ। एक दूसरे का बन आधार बढ़ाएंगे सबका व्यापार। हम वाईबीसी परिवार अपने अंतर्मन के निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि संगठन की सदस्यता को सर्वोपरि मानकर इसमें निहित मूल्यों व नीतियों का पालन करेंगे। अपने व्यापारिक संबंधों को उपयोगी बनाकर अपने संगठन के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। हम अपने सहयोगियों के व्यापारिक व व्यावहारिक सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। हम विभिन्न गतिविधियों एवं अधिवेशनों द्वारा अपने क्रियाशील संबंधों का उन्नयन करेंगे। हम अपने अनुभवों और तकनीकों को साझा कर व्यवसाय प्रसार और उत्थान हेतु सदा प्रयत्नशील रहेंगे। आपसी समन्वय, सहयोग एवं समरसता से नवीन व्यापारिक रणनीति को प्रोत्साहित कर जन उपयोगी बनाएंगे। धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो है 1 से 1.5 मिनट का, मैं चाहती हूँ कि वो प्ले करें। वाईबीसी परिवार क्या है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इस पर 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है। Young India Business Club. Our vision, young business professionals in India who are committed to personal and promote the spirit of collaboration, where each member achieves greater success and collective wealth and happiness for themselves, and trying to create a supportive environment where members can collaborate, learn from one another and propel their business to बुलंद हौसला। और यही बुलंद हौसले के इन्हीं बुलंद हौसले के धनी व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ हैं। और सबसे पहले अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करने के लिए मैं बुल्ढाना अर्बन बैंक के संस्थापक अध्यक्ष भाई जी अर्थात सम्माननीय श्री राधेश्याम जी चांडक आपको आमंत्रित करती हूँ। यंग इंडिया बिजनेस क्लब के सभी मंच पर विराजमान पदाधिकारी, इस सभागृह में उपस्थित सभी यंग इंडिया के सभासद, उनके परिवार के सदस्य और आज के प्रमुख वक्ता सम्माननीय गायकवाड़ जी, जिनको मिलने के लिए मैं कम से कम 5-7 साल से इंतज़ार कर रहा था। इतना सुन चुका इनके बारे में कि एक इंसान क्या कर सकता है। मैंने जब उनको बताया कि मैं कई सालों से आपको मिलने का इंतज़ार कर रहा था, तो उन्होंने वो भी बताया कि मैं भी कई सालों से आपको मिलने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी बातें हुई, हम और वो मिलके बुल्ढाना अर्बन परिवार और गायकवाड़ जी का जो बीवी जी परिवार है, मिलके अगर साथ में काम करें
तब बहुत कुछ हो सकता है। भाई देवेंद्र जी ने मुझे पहले बताया इस क्लब का स्थापना करने का पीछे का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी हर चीज़ में जैसा खेतान जी ने बताया कि परिवर्तन, इतना ज़्यादा परिवर्तन हर चीज़ में आ रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हर इंसान ये सोचता है कि अब मैं कौन सा व्यवसाय करूं, कौन सा व्यवसाय करूं। और जब हम MIDC में घूमते हैं तो आधी फैक्ट्रियां बंद दिखती हैं। कुछ लोगों को फंड कम पड़ जाते इसलिए फैक्ट्री बंद होती है, कुछ लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते इसलिए बंद हो जाती है, कुछ लोगों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है, करके पीछे रह जाते, कई कारण होते हैं उसके। और MIDC में कभी घूमे तो बाद में ऐसा लगता है कि मैं व्यवसाय में आऊँ या नहीं आऊँ, इस दुविधा में आदमी हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में इतने व्यवसाय है कि आप अगर करना चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक सोलापुर के अंदर उजनी धरण है, उजनी डैम है, आप कई बार पेपर में नाम सुनते होंगे। उजनी डैम के बैक वाटर पे 35 शुगर फैक्ट्रियाँ चलती है। 35 शुगर फैक्ट्रियाँ उजनी वाटर के बैक वाटर पे चलती है। और आने वाले यानी 24 में, दिसंबर 24 में जीगांव का पानी रुकने वाला है, जिसका बैक वाटर आधा अकोला जिले में आएगा और जो उजनी से 1/3 है कैपेसिटी के बारे में। जब उजनी धरण पे 35 कारखाने चल सकते हैं तो जीगांव के डैम के बैक वाटर में कम से कम 10 से 15 कारखाने चल सकते हैं। इसके बारे में किसने सोचा आज तक? शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और आने वाला समय पूरा इथेनॉल का आने वाला है, इथेनॉल और बायो CNG। आप गडकरी जी के हर भाषण में सुनते होंगे इथेनॉल इथेनॉल। इथेनॉल ने इस साल करीबन 35,000 करोड़ रुपए हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचा है पेट्रोल की वजह से, और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। अभी शुगर फैक्ट्री के अंदर शक्कर न बनाते हुए डायरेक्ट जूस से इथेनॉल बनने वाला है। इतना ये इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। तो आप में से जो भी लोग सोचा आगे कुछ करना है तो एक बहुत अच्छा चांस है ये। आप LLP बनाइए, कंपनी बनाइए, पार्टनरशिप बनाइए, अकेले की ताकत हो अकेले जाइए, लेकिन आप, मेरी इच्छा है कि आप शुगर इंडस्ट्री में आइए। शुगर इंडस्ट्री के अंदर अभी एक नया प्रोडक्ट आया है बायो CNG करके, जिसका उत्पादन खर्चा 18 से 20 रुपये है और गवर्नमेंट का परचेज का रेट 48 रुपये है लीटर। और बायो CNG जो मड, जो यानी आखिरी आइटम होता है जो शुगर जो फेंक देते हैं खेत के अंदर, उससे बनता है। अभी नया ये आया है। इसकी पहली फैक्ट्री अभी नांदेड़ हदगांव में भावराव चौहान कारखाने के अंदर पहली फैक्ट्री बनने जा रही है, जो पूरे गल्फ़ के लोग हैं वो बना रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, बिजली बनती है, शराब बनती है, कई चीज़ें आज गन्ने की वजह से बनती है। तो आप जिन भी लोगों को आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो आप कीजिए। 100% उसके अंदर आपको प्रॉफिट है, लॉस आने का कोई चांस ही नहीं है। आप जब सोचेंगे आप करना है, उस दिन ज़मीन मिलना मुश्किल हो जाएगी। आज कम से कम आप वहाँ पे ज़मीन लेके रख सकते हैं। दूसरी बात, एक जो नया आ रहा है अभी सबसे बड़ा लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस। लॉजिस्टिक के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 80% हरियाणा के अग्रवाल लोग हैं। पूरा इंडिया का मार्केट उन लोगों के पास में, हरियाणा के अग्रवाल लोगों के पास में। और आज वो इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा महत्व आ गया कि हम में से कोई भी लोग लॉजिस्टिक के अंदर नहीं है। पूरा ज़माना ये भी लॉजिस्टिक का आने वाला है। अभी कोल्ड चेन का ज़माना आने वाला है। अभी जो भी माल बनेगा एक कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, उसके बाद में जैसा होता है कोल्ड चेन आने, वेयर हाउस की चेन आने वाली है। बुल्ढाना अर्बन 91 से ये काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल से ये विषय को अच्छी तरह से यानी ख्याल दिया और उसमें काफ़ी अभी टेंडर वगैरह निकल गए। और ये जितने भी लॉजिस्टिक के टेंडर है ये करीबन सारे के सारे अदानी परिवार ने लिए, सारे के सारे टेंडर उनके पास में गए। अभी जितने भी टेंडर आए पिछले महीने 2 महीने में,
करीबन करीबन उनके ही कंपनियों ने सारे टेंडर लिए हुए, आने वाला समय सारा उसका है। और एक सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन में हम पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र, क्या क्या नहीं बोलते, सब बोलते। हम 7 नंबर पर हैं इंडिया के अंदर आज, और दुनिया के हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं हम। एजुकेशन के अंदर भी यानी हर आदमी चाहता है, पहले 4-5 बच्चे लड़के रहते थे, एक आधा बिजनेस में जाता था, एक आधा इलेक्शन में खड़ा रहता था, एक आधा बम्बई भाग जाता था, कुछ ना कुछ करते थे। अब एक ही बच्चा रहता है, हर एक को लगता है कि मैं इसको कितना पढ़ाऊँ, क्या क्या बनाऊँ, लेकिन फिर कोई बेंगलोर भेजो, पुणे भेजो या अमेरिका भेजो। तो एजुकेशन के बारे में हम काफ़ी पीछे हैं। आज बुल्ढाना जिले के अंदर करीबन इंग्लिश मीडियम की 22 स्कूलें हम चलाते हैं। बुल्ढाना की रेसिडेंशियल स्कूल है, ये 22 स्कूलों के अंदर 33,000 विद्यार्थी है। करीबन सभी स्कूलों की एडमिशन इस साल बंद हो गई। मैं आते आते सवेरे आंकड़ा लिया मैंने, जो बुल्ढाना की स्कूल है, मैं बोला कि अकोला डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे अपने यहाँ, करीबन 180 बच्चे अकोला डिस्ट्रिक्ट से बुल्ढाना के स्कूल में हैं। इसका मतलब क्यों है? यहाँ वो स्टैंडर्ड का एजुकेशन नहीं है, इसलिए अकोला से उनके पिताजी ने माँ बाप ने बच्चों को बुल्ढाना के स्कूल में डाला है। तो उसका यहाँ बहुत बड़ा गैप है। इतना स्कूल के अंदर तो अभी इतना स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस दर्जे की स्कूल चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की स्कूल चाहिए, सारी व्यवस्था वहाँ पे चाहिए। आज देखिए ना आप, कोटा, हैदराबाद, पूना कितने आगे चले गए, सोच भी नहीं सकते कि कोटा ने तो कमाल कर दिया। 3.5 लाख बच्चे उस गांव के अंदर आज पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्या है कोटा के अंदर? लेकिन दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का। मैंने महाराष्ट्र के बारे में देखा, यहाँ जितने भी लोग बैठे एजुकेशन संबंध से थोड़ा यानी उसके ऊपर चिंतन कीजिए। हम स्कूल खोलते हैं, मैंने जितने भी स्कूलें खोले तो पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि केरल के टीचर कितने हैं। भाई हम बोलते क्यों भाई महाराष्ट्र के टीचर क्यों नहीं चलते आपको? नहीं, केरल के टीचर चाहिए। इसका मतलब केरल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है। मैंने कई हॉस्पिटल को फाइनेंस किया, बड़े बड़े, उनको पूछा आपको हॉस्पिटल कैसा चलता है? बोलते हॉस्पिटल तो अच्छा चल रहा, लेकिन अगर केरल की 10 नर्सेज मिल जाए ना, सिस्टर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे महाराष्ट्र में गली गली में नर्सिंग कॉलेज है, फिर केरल की सिस्टर क्यों चाहिए? हर चीज़ के बारे में आप देखिए, और हम कितना पैसा खराब कर रहे हैं। फिर अगर गली हमारे कई दोस्त है, उनके भी नर्सिंग कॉलेज है, तो वो भी बोलते नहीं दवाखाने के लिए बाहर की नर्स चाहिए। बोला क्यों, तुम्हारे यहाँ तो ग्रेजुएशन का कोर्स है? नहीं, बोले क्या वो नर्स करके भी सलाइन लगती है तो हाथ सूज जाता है। तो ये हमारी यहाँ की शिक्षण व्यवस्था है। कितना बोल सकते हैं इसके बारे में, उतना कम है। बहुत कुछ है शिक्षण क्षेत्र के अंदर, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि बहुत कुछ करने जैसे। तो अकोला के अंदर अगर आप कुछ लोग मिलके कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, एकदम उस स्टैंडर्ड की स्कूल होना चाहिए। पहले हम सभी लोग महाबलेश्वर भेजते थे बच्चे। महाबलेश्वर के अंदर 35 रेसिडेंशियल स्कूल है, लेकिन वो वातावरण आप यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई ग्रुप बना के स्कूल खोल सकते हो, और इसके अंदर लॉस आने का चांस ही नहीं है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें लॉस आ सकता है। स्कूल इंडस्ट्री हो गई, इथेनॉल इंडस्ट्री हो गई, लॉजिस्टिक हो गई, कोल्ड चेन हो गया, इसमें लॉस किधर से भी आने का चांस नहीं। बाकी बिजनेस में तो भी आपका मार्केटिंग जमा नहीं जमा, लॉस आने के चांसेस है। इसके अंदर लॉस आने का किधर भी कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, आप जिस सामाजिक क्षेत्र में देवेंद्र वगैरह काम करते हो, इस क्षेत्र के अंदर अगर आप सक्सेस हो गए तो लोग आपकी वाह करेंगे, अगर फेल हो गए तो लोग डबल नाम रखने को तैयार होते हैं। लेकिन जो आदमी सामाजिक काम करते समय घाव झेल सकता है, वो अगर टूट गया तो कंकर, नहीं टूटा तो शंकर। तो घाव तो गिरने ही वाले। अब जब बुल्ढाना बनाया तो कई लोगों ने जिस ढंग से हो, वर्तमान पत्र से हो, भाषण से हो, कई प्रकार के पत्थर फेंके, लेकिन मैंने मेरे जीवन में आज तक किसी भी पत्थर का उत्तर दिया नहीं। सारे पत्थर संभाल के रखे और सारी बिल्डिंगें बना डाली उनकी।
जो भी व्यक्ति अगर प्रतिध्वनि आता है, कुछ भी बोलता है, तो वो आदमी रुक जाता है, फेल हो जाता है। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि बुल्ढाना अर्बन का यश काय में है, अब बुल्ढाना अर्बन इतने बड़े कैसे बढ़ गई करके। तो बोला 3 बातें हैं सिर्फ, आप भी करके देखो। 2 बातें आसान है, 1 बात कठिन है। एक तो पहली बात है कि मेरा समय 1 मिनट से भी कहीं टलता नहीं, 1 मिनट भी मैं कोई कार्यक्रम में आगे भी जाता नहीं, आज तक के हुआ नहीं। दूसरी बात, जो शब्द दे दिया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, शब्द में फर्क आएगा नहीं। और तीसरी बात, अभी मेरे पास में 7000 कर्मचारी है। मुझे याद नहीं पिछले 20 साल में कोई 7000 कर्मचारी के ऊपर मैं गर्म होऊंगा कर या क्यों होगा। अरे अगर आप क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं, अगर आप में संयम है, तो उस दिन से आपके यश की शुरुआत हो गई। क्रोध अकेला आता नहीं, क्रोध अकेला आता नहीं, साथ में 5-7 रिश्तेदार और लेके आता, साथ में वो अहंकार लेके आता, बीमारी लेके आता, सब चीज़ लेके आता। और 5000 साल का इतिहास है हिंदुस्तान का, क्रोध का अंत बुरा हुआ है। जब ये मालूम है क्रोध का अंत बुरा है, तो क्रोध करना काहे के लिए। एक हमने क्या बोलना चाहिए, एक शब्द से कहाँ क्या हो जाता है। अब रामायण के अंदर देखिए आप, रामायण के अंदर सीता माँ को सिर्फ हिरण का मोह हुआ। 14 साल राम जी का वनवास पूरा हो गया था, वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। उतने में सीता जी को हिरण का मोह हुआ और वहाँ से रामायण चालू हो गई। तो मोह से हमने बचना चाहिए, जो भी होंगे यहाँ। दूसरी बात, महाभारत के अंदर द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला और इतना बड़ा महाभारत हो गया। वैसा हमारे घर में भी कई बार होता, एक ही शब्द से महाभारत कहाँ के कहाँ पहुँच जाता। द्रौपदी जी ने एक ही बोला कि अंधे का बच्चा अंधा। अगर वो इतना नहीं बोलती तो महाभारत होता ही नहीं, ना महाभारत होता, ना हमको वो रामानंद सागर की 100 सीरियल देखना पड़ती, कुछ काम ही नहीं पड़ता। सारा हिंदुस्तान काम धंधे से लग गया, सिर्फ द्रौपदी के एक वाक्य के कहने की वजह से। तो कई बातें ऐसी है। उसी तरह ये सब करते समय, सामाजिक जीवन के अंदर ये सब बातें करते समय कुछ हमने हमारे बारे में सोचना चाहिए। अभी यहाँ पे जितने भी करीबन सब व्यापारी लोग बैठे हैं। व्यापारी लोगों के जीवन में एक तारीख ऐसी आती है 31 मार्च, जो रिटर्न भरता है, जो नहीं भरता है, सारे मार्च महीने में बिजी रहते हैं। किसको कुछ भी बोलो, नहीं अभी मार्च चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है। 1 साल का आपको हिसाब रखना है। 31 मार्च को शाम तक के आपका बुक बैलेंसिंग होगा, रिकन्सिलेशन होगा, प्रॉफिट है, आपको सारा फाइनल करना है 1 साल का। आप इस पृथ्वी पे 60 से 70 साल रहते। 70 साल में जब हम पलंग पकड़ लेते हैं, उस समय ज़िंदगी का हिसाब करते हैं, लेकिन वहाँ बैलेंस शीट जुड़ती ही नहीं। क्यों कि उस समय आप हतबल हो जाते, कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं सुनते ना। तो उस समय फिर याद आता है कि मेरे 70 साल के जीवन में मैंने क्या क्या किया। और उस समय मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि मेरे हाथ से जो गलत काम हुए, जो नेगेटिव बातें, वही सामने आती। मैंने अच्छा किया सामने आता ही नहीं, और आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति, अगर ज़िंदगी में 70 साल तक की भी थोड़ा करते रहे, तो आखिरी के 70 साल में कुछ ज़्यादा भागदौड़ करने की या सोचने का कुछ आवश्यकता पड़ेंगे नहीं। जितना भी अच्छा हो हमारा समाज के लिए, जितना भी कर सकते हैं हम, उतना अगर करने की हम कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। आज देखिए ना, जून महीने के अंदर बारिश हुई नहीं। मैंने मेरे 73 साल की उम्र में पहली बार देखा कि जून महीने में बारिश नहीं है। 20-22 दिन तक के सारे मौसम आगे चले गए। क्या कारण है इसका? कि हमने इस वसुंधरा का इतना नुकसान किया। हज़ारों लीटर पानी ज़मीन से निकाला, हज़ारों लीटर कोयला ज़मीन से निकाला, लाखों वृक्ष तोड़े हमने, कितना पेट्रोल डीजल खर्चा किया, बहुत नुकसान किया हमने इस वसुंधरा का। आप देखिए, आप बम्बई जाते हो, होटल में एक रात रहते हो, होटल में एक रात रहने का किराया आप 4 से 5 हज़ार रुपये देते हैं एक रात रहने का। और 70 से 80 साल ये पृथ्वी पर रहते हो, क्या देते पृथ्वी को? कुछ भी देते नहीं।
देते तो देते नहीं, पृथ्वी का इतना बड़ा नुकसान करके जाते हो। तो कम से कम अपने ज़िंदगी में आपने जितना ऑक्सीजन खींचा 80 साल में, उतना तैयार करने के लिए उतने पौधे लगा के जाके इस धरती पे उतना उपकार कर सकते। क्या लगता है पौधे लगाने के अंदर? थोड़ा समय देना पड़ता है। पौधे लगाइए, पानी की बचत कीजिए, बहुत कुछ है इस वसुंधरा का। आप जाते समय कर्जा उतार के जा सकते हैं। और अध्यात्म के अंदर, पोथी के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मरते समय अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में आया, मैं मेरे हिसाब से बहुत कुछ करके गया, इस पृथ्वी का जितना किराया था मैं किराया दे के जा रहा हूँ, यह मोक्ष प्राप्ति है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जब तक के उसी की तरफ से कोशिश करते रहता हूँ। हमारा पूरा बुल्ढाना वन परिवार रात दिन यही काम करते हैं हम। शायद 2-3 दिन पहले मेरा एक आर्टिकल भी था, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे डाला था मैंने। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, उसको काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। तो इस पृथ्वी का कर्जा सब सीमेंट के जंगल हम खड़े कर रहे हैं और उसका नतीजा भुगत रहे। बारिश देखो कहाँ रुके। तो इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिए। और बहुत कुछ करने लायक यहाँ पर है। यहाँ पर जैसा गायकवाड़ जी का अगर आप जीवन देखेंगे तो इतना संघर्ष से भरा है। एक 25 साल के व्यवसाय के अंदर उन्होंने क्या किया, वैसा ही थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं इतना बोला तो आपको लगाऊंगा शायद मैं बहुत विद्वान हूँ, पर मेरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक की हुई है। 10वीं के बाद में मैं जब कॉलेज में गया तो इकोनॉमिक्स इस विषय में फेल हुआ और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। ये बात है 1968 की। उसी जिजामाता कॉलेज में 2004 में विदर्भ विभागीय लेक्चरर लोगों की विदर्भ विभागीय अर्थशास्त्र परिषद हुई थी, उसका उद्घाटक मैं था। तो ये जो 35 साल की तपस्या रही, इसलिए उन लोगों ने मुझे बुलाया कि यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्र के बारे में बोलूँ। तो ऐसे ही अगर आदमी संघर्ष करता है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज यहाँ आने के बाद में कौन फैक्ट्री खोलेगा नहीं खोलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 बातें हैं। एक बात आप यहाँ से लेके जाएंगे कि हम वसुंधरा का नुकसान होने देंगे नहीं, और तीसरा बात क्रोध छोड़ देंगे। क्रोध का अंत बुरा है, क्रोध से आज तक किसका भला हुआ नहीं, तो हम जितना भी क्रोध छोड़ सकते हैं छोड़ने की कोशिश करें। दूसरा सबसे बड़ी बात, इस भारत के अंदर एक एनजीओ ने आंकड़ा डिक्लेयर किया कि इस साल 1,12,000 करोड़ रुपए का अनाज वेस्ट हुआ। अब 1,12,000 करोड़ के अंदर जो अनाज वेस्ट हुआ, इसके अंदर सब्जी आ गई, फ्रूट आ गए, शादी फंक्शन में बने हुआ खाना आ गया, और खेत के अंदर बने हुआ अनाज जो उगता है वो। 1,12,000 करोड़ का अगर हिसाब लाते हैं आप, तो दुनिया के कम से कम 4-5 देश ऐसे हैं कि उनका साल भर का खाना पूरा हो सकता है। दुनिया की लोक संख्या 800 करोड़ है। 71 करोड़ लोग दुनिया के अंदर रात को भूखे सोते हैं। और भारत की जो एवरेज झूठा डालने की पद्धत है ये है, 40% अनाज हम भोजन के अंदर, फंक्शन के अंदर झूठा डालते हैं, 40%, जबकि दुनिया की आंकड़ेवारी है 17% है। 40% अनाज हम झूठा डालते हैं। एक इंसान एवरेज में 200 से 250 ग्राम खाना खाता है। पहलवान रहा तो 300-350 ग्राम खाएगा, इससे ज़्यादा खाता नहीं। और 250 ग्राम अनाज की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी करे उसमें 60 से 70 रुपए के ऊपर होती नहीं। हम शादी के अंदर कम से कम 500 रुपये थाली से लेके 5,000 रुपये थाली तक के खाने की व्यवस्था करते हैं। 5,000 रुपये थाली की व्यवस्था हो गई तो शादी बहुत अच्छी हो गई। लोग चर्चा करते हैं उनके यहाँ तो 5,000 रुपये की थाली थी। वहाँ पे कुछ साधारण परिवार के लोग या जो और भी गरीब है वो भी लोग आते खाना खाने को। जब उनके यहाँ शादी आती तो उनके घर के उनकी मिसेज भी बोलती वहाँ 5,000 की थाली, अपनी कम से कम 2,000 की थाली रखो। और इसी के अंदर वो कर्जा निकालता है और बर्बाद हो जाता है। 250 ग्राम अनाज खाना है, 100 आइटम रखना है, 40% अनाज झूठा डालना है। आपको मालूम है आपके थाली में एक चमचा अनाज झूठा डालते ना, ये बनने के लिए 130 दिन लगते।
वो किसान पेरता है उस दिन से लेके तो थाली में आने को 130 दिन की प्रक्रिया है और आपको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे। आप समाज पे, वो किसान पे, ये भूमाता पे कितना बड़ा अन्याय कर रहा है। 130 दिन में बनने वाला अनाज आपने 2 मिनट में झूठा डाल दिया। तो इस बार झूठा डालने के पहले 10 बार सोचें। अनाज झूठा डालने को नहीं होना। इसका प्रचार प्रसार करें। आपकी बहन बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा पैसा है और कहीं अच्छे काम में खर्चा कीजिए। कई मार्ग है अच्छे से खर्चा करना है। शादी का प्रदर्शन बहुत दिन लोगों के, और आपको लगता है ना कि आपने 5,000 रुपये की थाली किया, वो ठीक है, लोग बाद में नाम ही रखते बाहर उसको, कोई कुछ बहुत अच्छा बोलता नहीं। लोग, आप शादी के अंदर 10,000 की साड़ी पहनी है, 10 लाख के गहने पहनी है, वो 6 महीने याद रहते। लेकिन उसी शादी के अंदर अगर किसी ने अच्छे विचार रखे होंगे, अच्छा भाषण दिया होगा, वो जन्म भर याद रहता। आप देखिए, कोई शादी के अंदर कोई महिला ने अगर अच्छे गहने पहने होंगे और उसी की शादी के अंदर एक महिला ने अगर बहुत सुंदर भजन गाया होगा भगवान का, कृष्ण का, वो कृष्ण का भगवान 50 साल याद रहता, वो गहने 5 दिन भी याद नहीं रहते। क्या काम की ऐसी झूठी प्रतिष्ठा। अच्छी तरह से जीना सीखो। भगवान ने जीवन दिया है, 84 योनि में एक बार जीवन मिलता है ऐसा लिखा है, पर एक बार अगर जीवन मिलता है, ये सही है, तो जितना से जितना होगा अच्छा जियो और आनंद बांटने का काम करो। खुद आनंदी मत रहो। हमारी तकलीफ ये है कि मैं जब खुश होता हूँ तो मैं ये खुश हूँ ये बताने के लिए मुझे बहुत कुछ ये करना पड़ता है। लोगों को बताना पड़ता है मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं वो कहाँ फेसबुक पे डाल, इस पे डाल, और जिसके लिए डाला उसने जब तक वो स्टेटस देखा नहीं तब तक के चैन पड़ती नहीं। अलग ही बीमारी में जी रहे हम। आनंद जितना बांटोगे आप उतना आनंद आएगा। अभी आप लोगों में से कई लोग मुरारी बापू की वगैरह कई साधु संतों की कथा कराते हैं। मैं सद्भावना सेवा समिति के बुल्ढाना में एक बहुत बड़ा संगठन है हमारा सनातन धर्म के ऊपर, हम भी कई कथा करवाते हैं। इस कथा के अंदर जब वो साधु या साध्वी जो भी होंगी, अगर उसके भजन में दम है तो सामने के 7-8 हज़ार लेडीज, 2-3 हज़ार आदमी सब नाचने लगते हैं। उसमें 20 साल से लेकर 80 साल तक की हमारी माता भी रहती है, वो भी नाचने लगती है। आप कोई 70 साल के महिला को बोलो नाच करके नाचेंगी क्या? हो नहीं नाचेंगी, लेकिन वहाँ भगवान के नाम पर वो नाचती है। इन 10,000 लोगों को जब हम देखते हैं उनको आनंद आता है, और हमने कथा करा इसलिए हमको परमानंद आता है। दुनिया में परमानंद ढूंढने की कोशिश करो, दूसरे के जीवन में आनंद बांटो। जीवन बहुत सुंदर है। आपके उपक्रम को बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद।